नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 25 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, ज्वाइन बटन। Question number 1. The Election Commission of India is all set to launch the electronic electoral photo identity card program on the occasion of National Voters Day. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है दोस्तों। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद अब क्वेश्चन पर आएंगे। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑल सेट टू लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो बेसिकली दोस्तों, हमारे पास अभी एक वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड है, उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आने वाला है। जैसे आधार का ई आधार टाइप का मिलता है ना, इसी तरह का होगा। ये एक नॉन एडिटेबल पीडीएफ फॉर्मेट होगा बेसिकली। द न्यू डिजिटल कार्ड इज बीइंग लॉन्च बाय कीपिंग इन व्यू द अपकमिंग पोल्स। देखो दोस्तों, 5 स्टेटों में लेजिस्लेटिव असेंबली पोल्स होने वाला है, केरला, पुदुचेरी, असम, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल में। तो इस इलेक्शंस में ये यूज़ होगा। बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 324। इंपॉर्टेंट। अब नेशनल वोटर्स डे के बारे में। नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 25। देखो, जनवरी 25 1950 को एस्टैब्लिश हुआ था, तो उसी दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए हर साल जनवरी 25 को ये नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 2011 से मनाते हुए आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं 1950 से सेलिब्रेट हो रहा है, ओनली 2011 से ये सेलिब्रेट हो रहा है। दिस ईयर द इलेक्शन कमीशन विल ऑब्जर्व द 11th वोटर्स डे। ठीक है, थीम फॉर द डे फॉर द ईयर 2021 इज मेकिंग ऑफ वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों इतना ही जानिए। नेशनल वोटर्स डे आज है जनवरी 25 को, और ये 1950 में 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था, उसको कमेमोरेट करने के लिए। तो हमारे स्टेटमेंट्स देखो एक बार। नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 25 टू मार्क द फाउंडेशन डे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है जनवरी 25। द डे इज ऑब्जर्व्ड सिंस 25 जनवरी 1950। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि 2011 से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। बॉडी वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324। बिल्कुल सही। Question number 2. Recently, 16th edition of the Global Risk Report 2021 was released. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ध्यान दीजिएगा, ये कोई इंटरगवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया था, ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे। इसके हिसाब से इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। देखो दोस्तों, इस तरह की जो रिपोर्ट्स है या पॉइंट्स है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो दोस्तों, इन लोग इतना बड़ा एक सर्वे करके इस तरह की रिपोर्ट्स लेके आते हैं। जब आप जनरल स्टडीज़ की मेन्स की आंसर राइटिंग करते हो ना, तो इस तरह की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए काम आएगा। अगर आप कोट करोगे, देखो ये सब आप कहीं भी लिंक कर सकते हो। आप इस तरह की एक रिपोर्ट के नाम लिखे, इस तरह की एक रिपोर्ट में इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वे लेके आया था और ऐसा पॉइंट्स है, ये सब लिखने से आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, देखो इन्होंने ये रिस्क रिपोर्ट में रिस्क को क्लासीफाई किया है। देखो 0 to 2 years वाला रिस्क है, 3 to 5 years वाला रिस्क कौन कौन सा है, लॉन्ग टर्म में 5 to 10 years वाला रिस्क कौन कौन सा है। तो ये आप पढ़ सकते हो इसमें से कौन कौन सा रिस्क कौन कौन सा कैटेगरी में आता है। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1 बोलता है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिल्कुल गलत है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक और फोरम रिलीज करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज करता है, वो कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस इज वन ऑफ द लॉन्ग टर्म रिस्क। बिल्कुल सही है। टॉप 3 रिस्क कौन कौन सा है रिपोर्ट के हिसाब से, ये आपको जाना जरूरी है। देखो, क्लाइमेट एक्शन फेलियर्स, इन्फेक्शियस डिजीज एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये तीनों टॉप प्रायोरिटी में इनका। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज ब्लू जेट लाइटनिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस एमर्ज फ्रॉम द टॉप्स ऑफ थंडर क्लाउड्स। तो दोस्तों, इस तरह की ज्योग्राफिकल टर्म्स जो न्यूज़ में आता रहता है, आर्टिकल्स में आते रहते हैं, ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ देखो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा एक ज्योग्राफिकल फिनोमिनन देखा, जो क्लाउड्स के ऊपर से एक लाइटनिंग जैसा, इसका कलर ब्राइट ब्लू था।
तो दोस्तों अर्थ से ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि क्लाउड के टॉप साइड से होता है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठते हैं ना साइंटिस्ट, देखो ये अर्थ है, इस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चक्कर मारता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ कंट्रीज का एस्ट्रोनॉट्स रहता है, रोस्टर वाइज बैठते हैं। कुछ महीनों के लिए एक कंट्री का रहता है, इसके बाद दूसरे कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स वो भेजते हैं, फिर वो रिप्लेस होता है क्रू। आप मुझे ये बताइए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन कौन से कंट्रीज अपने क्रू भेजते हैं या एस्ट्रोनॉट्स भेजते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका नाम है, क्या नाम है, इधर लिखा है ब्लू जेट लाइटनिंग। ठीक है, ब्लू जेट लाइटनिंग। साइंटिस्ट हैड ऑब्जर्व 5 इंटेंस फ्लैशेस ऑफ ब्लू लाइट। ठीक है, 5 बार देखा इन्होंने, जो 10 से 20 मिली सेकेंड तक था। अब देखो दोस्तों, ब्लू जेट नाम क्या है, ब्लू जेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसको ब्लू जेट लाइटनिंग नाम दिया है ना। ब्लू जेट्स आर इनिशिएटेड एज नॉर्मल लाइटनिंग डिस्चार्जेस। नॉर्मल लाइटनिंग डिस्चार्जेस जो होता है ना दोस्तों, इसको ब्लू जेट्स बोलते हैं ज्योग्राफिकली, इसलिए ब्लू जेट लाइटनिंग इसका नाम आया है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। वैसे इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं है। वैसे देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए ये है क्या। ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस जब आते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इमर्ज फ्रॉम द टॉप्स ऑफ थंडर क्लाउड्स। ठीक है, इस तरह एक ज्योग्राफिकल फिनोमिनन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठ के कुछ साइंटिस्ट ने देखा और इसका नाम है ब्लू जेट लाइटनिंग। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज आर्टिक पॉलिसी विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट सही है। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों इंडिया का आर्टिक पॉलिसी आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है। इंडिया का ऑलरेडी अंटार्कटिक पॉलिसी है। अंटार्कटिका में इंडिया का 3 रिसर्च स्टेशन भी है। इसका नाम क्या क्या है आप मुझे बताइए। सबसे पहला का नाम तो मैं बता दूंगा, मैत्री था, जो अभी ऑपरेशनल नहीं है, एक लॉजिस्टिक बेस जैसा यूज़ करते हैं, पर 2 जो है अभी ऑपरेशनल है। इसके बारे में हर्षित सर ने एक वीडियो भी किया था। अब देखो दोस्तों, अंटार्कटिका हो या आर्टिक हो, इसका ये नोडल एजेंसी जो है ना गोवा बेस्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, आर्टिक में बहुत सारे कंट्रीज अपना क्लेम करते हैं और बहुत सारे कंट्रीज का रिसर्च स्टेशन भी उधर, पर आर्टिक में सबसे ज़्यादा कोस्टलाइन शेयर करता है कौन? रशिया। आप इस मैप में देख सकते हो, रशिया का सबसे बड़ा कोस्टलाइन है। एक आर्टिक काउंसिल है, हाई लेवल इंटरगवर्नमेंटल फोरम है दैट एड्रेसेस इश्यूज फेस बाय द आर्टिक गवर्नमेंट्स। देखो दोस्तों, आर्टिक रीजन में अपना टेरिटरी कुछ कंट्रीज का है। इसमें देख सकते हो आप, अमेरिका का अलास्का जो है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, ये जैसे कंट्रीज हैं। अब इंडिया 2007 में एक रिसर्च स्टेशन सेटअप किया था जिसका नाम है हिमाद्री। ठीक है, और इंडिया का और एक ऑब्जर्वेटरी है, कौन कौन सा? नई अलूजन इन स्पिट्सबर्गन, स्वलबार्ड, नॉर्वे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया हैज 2 अदर ऑब्जर्वेटरीज इन कोंग्सफोर्डन एंड ग्रुवेबैडेट इन नॉर्वे। तो नॉर्वे में इंडिया का ऑब्जर्वेटरीज है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। वैसे तीनों स्टेटमेंट क्या क्या लिखा है? गोवा बेस्ड नेशनल रिसर्च फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इज अ नोडल एजेंसी, बिल्कुल सही। रशिया इज द डोमिनेंट पावर, लॉन्गेस्ट आर्टिक कोस्टलाइन, हाफ द आर्टिक पॉपुलेशन एंड फूड फ्रेजर स्ट्रैटेजिक पॉलिसी रशिया के पास है, बिल्कुल सही है। आर्टिक काउंसिल क्या है पूछा है? Arctic Council is a high-level intergovernmental forum that addresses issues faced by Arctic governments and the indigenous people of Arctic. बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन सुंदरबंस विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे। दोस्तों ये न्यूज़ ऑलरेडी हर्षित सर ने सुबह अपनी करंट अफेयर्स वीडियो में कवर किया था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया है, बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व करके। इन्होंने इस रिपोर्ट में बोला है सुंदरबंस में, बेसिकली इंडियन सुंदरबंस में 428 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है। अब देखो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडियन सुंदरबंस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ ए मैंग्रोव एरिया इन डेल्टा। और डेल्टा कौन कौन से रिवर से फॉर्म हुआ है? रिवर गैंगस, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। इट कवर्स एरिया फ्रॉम द हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल टू द बालेश्वर रिवर इन बांग्लादेश ओवर एन एरिया ऑफ 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है? देखो सुंदरबंस में, इंडियन सुंदरबंस में 4 प्रोटेक्टेड एरियाज है। कौन कौन सा है? सुंदरबंस नेशनल पार्क है, और सुंदरबंस साउथ, सुंदरबंस वेस्ट एंड सुंदरबंस ईस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। तो टोटल 4 हो गया, सुंदरबंस वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ एंड सुंदरबंस नेशनल पार्क। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया था। इंडियन सुंदरबंस वेर टैग्ड एज एंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट फॉर इकोसिस्टम। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनका एक रेड लिस्ट होता है। रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स में इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है। सुंदरबंस नेशनल पार्क इसे डेसिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो सुंदरबंस नेशनल पार्क है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड ए रामसार साइट है वेटलैंड्स के लिए। ठीक है, 2019 से।
तो इतना पॉइंट हमें मालूम चल गया, हमारे जो स्टेटमेंट्स में वही लिखा है दोस्तों, देख लो एक बार। मैंग्रोव एरिया डेल्टा फॉर्म बाय गंगास ब्रह्मपुत्र मेघना, बिल्कुल सही। सुंदरबंस वेर टैग्ड एंड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट, बिल्कुल सही। सुंदरबंस नेशनल पार्क इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ए रामसर साइट, ठीक है, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था माटूर और माथुर, इसमें लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, इसलिए ये लोग फेमस है। आंसर इज संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। आज का क्वेश्चन देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन वॉरियर किंग्स स्वॉर्ड नेम भवानी तलवार इज नाउ प्रिजर्व्ड इन लंडन इन रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट फॉर रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन। तो भवानी तलवार कौन सा राजा का तलवार था? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन सर खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस कमेंट्स जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। आप जितना कमेंट्स और लाइक करोगे उतना हमारे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।